अस्सलाम वालेकुम फ़िश फार्मर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और फ़िश फार्मिंग में अच्छा कर रहे होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या हम गोश्तखोर मछली को आम मछलियों के साथ रख सकते हैं। ठीक है, यानी शिकार करने वाली मछली को जो पानी में शिकार करती है, दूसरी मछलियों को खा जाती है, क्या हम उनको कॉमन कार्प के साथ रख सकते हैं या उन मछलियों के साथ रख सकते हैं जो हमारे इलाके में मशहूर हैं। तो बहुत सारे फार्मर्स का ये सवाल था कि आप इसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाएं कि हम अगर मछली कॉमन कार्प के साथ मल्ली वगैरह जो गोश्तखोर मछलियाँ उनको रख सकते हैं और किस क्वांटिटी में रखें, किस साइज़ में रखें कि वो दूसरी मछली पर अटैक ना करे और साल के एंड में हमें एक अच्छा मुनाफा दे सके। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस देख रहे होंगे, आपको उसमें से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो रहा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आपके पास आने वाली हर वीडियोस मिल सके। इससे ये होगा कि हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम जो वन बाय वन फार्मर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें इंडिविजुअली वीडियोस सेंड कर दिया करें, उससे फिर जो है वो आपको ऑटोमेटिकली वीडियोस मिल जाएंगी और हमारे लिए सहूलत हो जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम शिकार करने वाली मछली को किस क्वांटिटी में, किस साइज़ में रखें। मैं हमेशा से बात करता हूँ, अगर हमारे यहाँ पंजाब में जब फार्मिंग शुरू की जाती है तो इसमें जंगली तिलापिया अमूमन पाई जाती है, जिसकी वजह से फार्मर बहुत परेशान है और मैंने एक बड़ी कंप्रीहेंसिव वीडियो भी बनाई है इसके बारे में। तो आज हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि कॉमन कार्प के सीड के साथ हम कितनी क्वांटिटी में गोश्त और मछली का सीड यूज़ करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप किस इलाके में फार्मिंग कर रहे हैं और उस इलाके में कौन सी मछली ज़्यादा ग्रोथ कर जाती है। ठीक है, जैसे कि जो सिंध वगैरह के एरियाज़ हैं उसमें मल्ली एक अच्छा ग्रोथ कर जाती है। ठीक है, सिंघारी भी अच्छा ग्रोथ कर जाती है और वो वाटर के पीएच लेवल को बर्दाश्त कर जाती है काफ़ी हद तक, अगर उसमें चेंजेस वगैरह तो पंजाब के एरिया में काफ़ी अच्छी पैदावार है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि सीड की कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो आपका कॉमन कार्प्स का सीड है वो किस साइज़ में है। फर्ज करें आप एक नॉर्मल फार्मिंग कर रहे हैं, 2 एकड़ में फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, और आपका सीड जो टोटल कम्बिनेशन है वो 800 का कम्बिनेशन है। फ्रेश वाटर आप यूज़ करते हैं और आपको ये भी खदशा है कि इस तालाब में चिड़ा मछली आ जाएगी और आपने उसमें जो है वो गुलफाम भी रखी हुई है। तो आप इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसमें गोश्त और मछली भी रख। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो नोटेबल है वो ये होगी कि आपने गुलफाम का जो सीड है, यानी जो गुलफाम उसमें शिफ्ट करनी है वो बड़े साइज़ की शिफ्ट करनी है। अगर मैंने बेसिकली इसके बारे में अलग से वीडियोस भी बनाई थी, उसमें मैंने बड़े तफसीलन जिक्र किया था कि आप नेट लगाकर भी जो है गोश्त और मछली का काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप पॉलीकल्चर में करना चाह रहे हैं तो उसमें फिर क्या होगा, फ़र्ज़ करें आप 100 ग्राम का सीड यूज़ करते हैं तो उसमें जो मल्ली का सीड होगा वो तकरीबन 60 ग्राम का या 50 ग्राम का होगा, या हाफ ऑफ द लेंथ, जो आधी लेंथ के बराबर होगा मेन कार्प्स के। अगर हम उसकी बराबर की रखेंगे तो वो अटैक करेगा मछली को और उसको वो वेस्ट करेगा, यानी उसको खा जाएगा, तो आपको नुकसान हो सकता है। मोस्टली फार्मर्स ऐसा गलती कर लेते हैं कि वो अपने कॉमन सीड, जो कॉमन कार्प्स का सीड होता है जैसे रहू का, ग्रास का, थैले का, मराकी का, उसके बराबर का मल्ली का, सिंघारे का या स्नेक हेड का या सोल का सीड डाल देते हैं। लेकिन जब वो साल के एंड में कल्टीवेशन की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं उसमें से सीड पूरा नहीं निकलता। तो हमें क्या फार्मूला अडॉप्ट करना चाहिए? हमें सिंपल फार्मूला ये अडॉप्ट करना है कि उसके आधे वजन के और आधी लेंथ के बराबर यूज़ करना है। ठीक है, हमने पॉन्ड की प्रिपरेशन कर ली, सीड ट्रांसफ़र कर दिया। जब सारा सीड ट्रांसफ़र कर लें जिसमें इंक्लूडिंग गुलफाम भी है, तो बाद में आप उसमें मल्ली, सिंघारी और स्नेक हेड या सोल डालेंगे, उसके साथ नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। ठीक है, उसमें ऑलरेडी चिड़ा प्रोडक्शन भी, चिड़े की प्रोडक्शन भी हो चुकी होगी, उसमें उसके कुछ ना कुछ अंडे भी आ गए होंगे जिनको ये जो गोश्त और मछलियाँ ये खाकर आराम से अच्छा वेट कर लेती। इसमें नोटेबल बात मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि आपको गुलफाम का सीड आम सीड से थोड़ा बड़ा डालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक गुलफाम रिप्रोडक्शन सिस्टम में नहीं जाएगा तो उसकी खुराक नहीं बनेगी और वो चांसेस है कि वो दूसरी मछली पर अटैक करे अपनी खुराक को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि कितनी सीड डाला जाए, कितना सीड डालना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने अपनी इंटेंसिटी का देखना है कि आप कितनी गुलफाम डाल रहे हैं और आपका बेसिक पर्पस क्या है। फर्ज करें आपने कहा कि मैंने इसमें गोश्त और मछली को ज़्यादा ऐड करना है, तो आपने जहाँ 750-800 की कम्बिनेशन किया वहाँ पर आपने गुलफाम के बड़े सीड भी बढ़ा दिए, यानी आपने 20 यूनिट गुलफाम के बड़े डाल दिए ताकि वो आने वाले वक्त में ब्रीड कर सके।
तो उसको कंज्यूम करने के लिए आप इसमें 20 यूनिट सोल के, मल्ली के या सिंघारी के या आप स्नेक हेड के डाल सकते हैं, ताकि वो उसकी खुराक को यूज़ करके एक अच्छा वेट कर सके। ठीक है, 20 से 30 सीड भी यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन ये फार्म बड़ा होगा तो सीड की क्वांटिटी बढ़ाने में, रिस्क लेने में कोई ज़्यादा हमें परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर पॉन्ड का साइज़ छोटा है तो हमें सीड को कम करना है, क्योंकि स्पेस कम होगी और इसमें रिसोर्सेज भी कम होंगे, वसाइल कम होंगे, चीज़ें कम होगी, तो सोल या मल्ली वगैरह अटैक करने के खर्चा ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये बात कंफर्म होगी कि हमें सीड का कम्बिनेशन क्या यूज़ करना है और किन इलाकों में यूज़ करना है। बहुत सारे नहरी पानी के इलाके जो हैं वहाँ पर ये मसला अक्सर देखने में आया कि चिड़े की प्रोडक्शन ज़्यादा है। जहाँ जिस तालाब में चिड़ा मछली की प्रोडक्शन ज़्यादा है वहाँ पर आप गुलफाम मछली को कम तादाद में डाल सकते हैं, या इवन ना भी डालें तो खैर है, क्योंकि वहाँ पर चिड़ा मछली की ऑलरेडी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो सोल को, मल्ली को, सिंघारे को या स्नेक हेड को इब्तदाई खुराक हासिल करना इतना मुश्किल नहीं होगा, उसके अंडे वगैरह खाकर यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या हमने ये प्रैक्टिकली किया? जी बिल्कुल, हमने प्रैक्टिकली किया है और कर रहे हैं, और बहुत सारे फार्मर्स इस रिस्क को उठा लेते हैं। लेकिन अगेन बात जहाँ पर जो अहम है वो ये है, क्या आप ये रिस्क ले सकते हैं? मोस्टली फार्मर्स डर जाता है, क्योंकि वो डरता है इस बात से है कि पहला साल होता है या दूसरा साल होता है उसकी फार्मिंग का, तो वो डर जाता है कहीं ये गोश्तखोर मछली दूसरी मछली पर अटैक करके उसको खा ना जाए। ठीक है, तो ये रिस्क फैक्टर भी है, लेकिन रिस्क के साथ साथ आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी आ जाता है। रिस्क फैक्टर आप कब उठा सकते हैं? जब आपको रिस्क फैक्टर में ये कंफर्मेशन होती है कि जो मैं रिस्क लेने जा रहा हूँ इसमें 80% चांसेस है कि मैं सक्सेस रेट हासिल कर सकता हूँ या मैं इसमें कामयाबी हासिल कर सकता हूँ। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि उस तालाब में चिड़ा मछली भी कम है, गुलफाम भी आप डरते हुए छोटे साइज का डालते हैं, तो फिर उसके सीड की क्वांटिटी को कम कर लें। ठीक है, मैं जिक्र करने लगा था नहरी पानी का। नहरी पानी में अमूमन कोई ना कोई वायरस आया रहता है। ठीक है, और उसमें किसी न किसी दूसरी दूसरी किस्म की मछली के अंडे होते हैं, जिसमें चिड़ा मछली की हम बात करते हैं, ये जिसको जंगली तलापिया भी कहते हैं, जंगली चिड़ा मछली भी कहते हैं, उसका सीड आ जाता है। तो आप सिंध के इलाके में जो नहरी पानी यूज कर सकते हैं, आप मल्ली वगैरह डाल सकते हैं। किस कम्बिनेशन से डालते हैं वो मैंने बता दिया कि उसकी जो मेन काप्स है उसकी लेंथ के हाफ और वेट के हाफ डालना है, और सबसे पहले आपने कॉमन काप्स को शिफ्ट करना है, बाद में इस सीड को डालना है, ना कि उनके साथ डाल देना है। ठीक है, ताकि उसको स्पेस भी मिल जाए, जो आपकी कॉमन काप्स है वो सेटल हो जाएगी, वो अपने सिस्टम को चला लेगी। उस दौरान चिड़ा मछली के अंडे भी आए होंगे और ये मछली खा के यूज़ कर लेगी। तो उम्मीद है कि मैंने बड़ी तफसील से इस बात को भी क्लियर कर दिया कि क्या हम गोश्तखोर मछली को आम मछली, आम कॉमन कार्ब्स के साथ रख सकते हैं। अगर रख सकते हैं तो किस क्वांटिटी में रख सकते हैं, किस साइज़ में रख सकते हैं। तो ये है, उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त है, वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।